हो गया? तो हम लास्ट कहाँ तक पहुंचे थे? वो रैम और रोम हमने खत्म कर दिया था, है ना? अब हमने नेक्स्ट टॉपिक, मैंने तुमको बताया था हमने क्या पढ़ना है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। तुम थे लास्ट क्लास में? नहीं थे, ऑनलाइन तुमने लेक्चर पढ़ा? 7th और 8th लेक्चर, तुम 3 लेक्चर से मिसिंग हो। तो फिर लेक्चर तो है ना, मैं तो लेक्चर की बात कर रही हूँ। 3 लेक्चर्स में मिसिंग हो, कोई बात नहीं, उसको कवर कर लेना टाइम होते होते, ठीक है? अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे एक नई हेडिंग, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या? सम, उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मेमोरी मैं तुमको पढ़ा रही हूँ ये एज प्राइमरी मेमोरी ही बहुत बार क्या कर दी जाती है, यूज कर ली जाती है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या है? सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के हेडर के नीचे नहीं पढ़ पाते हैं पर हमारे सिस्टम पे रहती हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहली मेमोरी जो हमको पढ़नी है वो है कैश मेमोरी। कौन सी? जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। किया था? कुछ याद है इसके बारे में? बिना पन्ने पलटे। हाँ, डेटा रहता है, वेरी गुड। तो मतलब काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन योर सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ठीक है? किसके लिए जरूरी होता है ये, क्या काम है इसका? कि क्या कर सके, हमारी जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा फास्ट कर सके, क्योंकि ये फास्टर मेमोरी है। क्या है? फास्टर मेमोरी है। ये सब मैंने तुमको कब बताया था? लास्ट क्लास में बताया था। तो कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी इज जनरली यूज्ड एज कैश मेमोरी? बिना पन्ने पलटे बताओ। यस, एस डी रैम, ठीक है, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दो, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस ट्रांजिस्टर? हाँ, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस कैपेसिटर इन इट्स कंपोजिशन? रुको, अब मैं पूछती हूँ और तुम जवाब दो। तुम बताओ, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस कैपेसिटर इन इट्स कंपोजिशन? नहीं पता? तुम बताओ। नहीं पता? तुम बताओ। अच्छा, तुमने क्लास नहीं लगाई थी, तुम बताओ, दोनों में से कोई भी बता दो। यस, डायनेमिक रैम यूजेस कैपेसिटर, ठीक है? आया समझ? कितना कैपेसिटर? 1 कैपेसिटर 1 ट्रांजिस्टर। और स्टैटिक रैम यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? समझ आया किस तरीके से सवाल पूछ सकता है? विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस ट्रांजिस्टर? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ट्रांजिस्टर बेस्ड? तो तुम लिखोगे रैम। विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स इन इट्स कंपोजिशन पर मेमोरी सेल? हर मेमोरी सेल में एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर है, तो क्या है वो? स्टैटिक रैम। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कंपोज्ड ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर? तो क्या है? डायनेमिक रैम। तुम्हें फर्क तीनों में क्या होना चाहिए? पता रहना चाहिए। आया समझ? पक्का? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी को। पहले हेडिंग डाल दो, कैश मेमोरी। डाल दी? ठीक है, एक पिक्चर थी शायद मेरे पास कैश मेमोरी की लास्ट क्लास। ये देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये सीपीयू है, ठीक है? ये तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, ये तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी। एक और चीज इससे तुम्हें पता लग रही है कि सेकेंडरी मेमोरी को कहीं से भी सीपीयू एक्सेस नहीं करता है, उसको मेन मेमोरी एक्सेस करती है। मेन मेमोरी उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, फिर सीपीयू मेन मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है? और ये कहाँ लगाया जा रहा है? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। अब देखो क्या हो रहा है, सीपीयू इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? और कैश मेमोरी इन दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
है। तो क्या हो रहा है, डेटा जब पहली बारी मांगा जा रहा है तो मेन मेमोरी से ही मांगा जा रहा है, कैश के पास नहीं है, ठीक है। मेन मेमोरी से मांगा गया, फिर उसको कैश में क्या किया गया, स्टोर किया गया। अब जब भी सीपीयू को चाहिए तो वो यहाँ जाएगा, ये वाला ब्रिज यूज करेगा, नो, वो क्या ब्रिज यूज करेगा, ये वाला ब्रिज यूज करेगा और अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर देगा, ठीक है। और जब वो काम यूजफुल नहीं रहेगा डेटा फिर से सीपीयू के लिए, अब उसको नहीं चाहिए वो डेटा, वो फिर से कहाँ जाकर के सेव हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में, और फिर उसको यूज नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए सीपीयू, जब फिर चाहिए होगा फिर से मांग लेगा, ठीक है। इस तरीके से कैश मेमोरी क्या करती है, तुम्हारी स्पीड को एनहांस करती है। तो इसको तुम शॉर्टकट में याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, इट इज अ ब्रिज बिटवीन मेन मेमोरी एंड योर सीपीयू, ठीक है। अब जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ कर लो, इसको देख के तुम्हें पता लगेगा कौन सी मेमोरी कहां से एक्सेस हो रही है, कौन किसको एक्सेस कर पा रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? हो गया, ठीक है। ये तुम्हें क्या समझ में आया, कैश मेमोरी। अब जो समझाया तुमको हिंदी में वही इंग्लिश में लिखना है, तो लिखो इसके अंदर ताकि तुम्हें पता रहे कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly. ठीक है, लिखो कैश मेमोरी इज अ स्टोरेज बफर, it is a storage buffer that stores the data, which is used more often, ज्यादातर यूज किया जाए, more often, temporarily, कुछ वक्त के लिए उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, and makes it available to CPU, और वो डेटा सीपीयू को देगा एट अ फास्ट रेट, मेन मेमोरी से ज्यादा स्पीड पे, एट अ फास्ट रेट, फुल स्टॉप। एक और पॉइंट लिखो, it is a very high speed memory, it is a very high speed memory, it is a very high speed memory placed in between, बताओ तुम्हें, yes, placed in between RAM and CPU, placed in between RAM and CPU। अब हमने स्पेसिफाई करके RAM क्यों लिखा, प्राइमरी मेमोरी में रोम भी आता है। अभी तक हम जैसे डायग्राम में लिखा है प्राइमरी मेमोरी, इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो प्राइमरी मेमोरी के सिर्फ रैम की बात कर रहा है, रोम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि रोम में कोई ऐसा डेटा स्टोर नहीं होता है जो सीपीयू को हम ऑर्डर कर सके कि इस डेटा को ऐसे प्रोसेस कर। वो सिस्टम का यूटिलिटीज है, सिस्टम का फर्मवेयर है, वो पूरा फंक्शनिंग वैसे होता है, इट इज प्री प्रोग्रामेबल, वो वहीं से प्रोग्राम्ड है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। हम सिर्फ रैम में स्टोर डेटा पर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। समझ में आया, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ये कभी मत भूलना, ठीक है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट तुमसे पेपर में यही लिखा जाए कि सीपीयू सॉरी कैश इज अ ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड, तुम्हें जरूरी नहीं है ऑप्शंस में मेन मेमोरी हो, परमानेंट मेमोरी हो सकता है ऑप्शंस में रैम लिखा हो और रोम भी लिखा हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी था पिक्चर में, अब मैं क्या मार्क करूं,
ऑप्शन में तो है ही नहीं, और लोगों को लगेगा सवाल गलत है, ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी छोड़ो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी छोड़ो, लेकिन इट इज फॉर यू टू, आपको यहां से लॉजिक लगा करके इंप्लाई करना है कि ये कौन सी पर्टिकुलर प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है, ये रैम की बात कर रहा है, क्योंकि रोम पर तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे सवालों को तुम जब पेपर में देखोगे तो तुम डिराइव करोगे इन्हीं कॉन्सेप्ट से। समझ में आया? ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम्हारे पेपर में आया वो तुम्हें पढ़ाया गया हो कहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट रिटन। बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको सब पढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ती है, डिराइव करनी पड़ती है लॉजिक से। तुमने हर चीज पढ़ी रहेगी, लेकिन हर चीज वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ी रहेगी। समझ रहे हो? हर चीज वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ा सब होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओगे तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यू विल रीच दैट रिजल्ट। ठीक है, इसलिए कहते हैं सवाल को 3-4 बार पढ़ो ताकि तुम्हें समझ में आए तुम्हें डिराइव कहां से करना है इसको। आया समझ? पक्का? तो तुम ये सब चीजें जो छोटी छोटी है पेपर में भी डिराइव कर लोगे, है ना? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखो वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल, हाँ, सिंपल इंग्लिश वर्ड वर्चुअल का मतलब अगर हम देखें, इट इज नॉट रियल, नकली, जो सही में एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो, अगर हम इसको अंडर अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ रहे हैं और हम इसको बोल रहे हैं वर्चुअल, मतलब ये रियल में है ही नहीं, हाउ विल वी यूज इट? हम कैसे यूज कर रहे हैं अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता? समझ आ रहा है? हम कैसे यूज कर रहे हैं अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता? हमें तो डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए ना। अगर हम वर्चुअल मेमोरी को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये डेटा तो स्टोर कर रहा है, पर हम इसको वर्चुअल क्यों बुला रहे हैं फिर? क्योंकि क्या होता है, तुम्हारे सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है, राइट? अब प्रोग्राम जो भी प्राइम मेमोरी में, मेन मेमोरी में होता है, वो ज्यादा स्पीड पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी में होता है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी तुमको क्या दिखाती है? तुम्हारे पास बहुत सारी मेमोरी है, तुम्हारी जो मेन मेमोरी है वो तुमको दिखाती है तुम्हारे पास बहुत सारी मेमोरी है, लेकिन होती लिमिटेड है पीछे। अब क्या होता है, तुम जब प्रोग्राम लिखते हो, उस प्रोग्राम का सारे हिस्से वो नहीं होते हैं जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने होते हैं। समझ आया? तुम जब प्रोग्राम लिखते हो, इतना बड़ा प्रोग्राम, सपोज तुमने लिख दिया 100 लाइंस का प्रोग्राम, क्या वो 100 लाइंस में हर किसी लाइन में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे सीपीयू को प्रोसेस करना है? नो। ठीक है, सीपीयू को वो प्रोग्राम क्या करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद उसमें से निकालनी है चीजें जो उसको क्या करनी है, प्रोसेस करनी है। इट इज नॉट दैट द होल प्रोग्राम हैज टू बी प्रोसेस्ड, पूरे प्रोग्राम का कुछ नहीं करता वो। तो क्या होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, क्या आइडेंटिफाई कर लेता है, प्रोग्राम के वो हिस्से जो उसने क्या करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, और वो हिस्से जो उसको शायद उतने ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हिस्सा उसको बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए उसको कहाँ स्टोर करेगा, तुम्हारी मेन मेमोरी में, और जो हिस्सा उसको फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए प्रोग्राम का, उसको कहाँ स्टोर करेगा, तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी में। पर ये काम कौन करेगा? तुम्हारा सिस्टम, है ना? तुम्हें पता लग रहा है क्या? नहीं। तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, हमारे पास इतनी सारी मेमोरी है, तुम लिखो 100 लाइंस का प्रोग्राम, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, तुम्हारे लिए तो यही है ना। तो तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, एज अ नॉट रियल मेमोरी को तुम्हें एज रियल मेमोरी दिखाया जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ये देखो, वर्चुअल मेमोरी की एक डायग्राम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी है, सॉरी, देखो इसने क्या दिखाया है, तुम्हारे प्रोग्राम को इसने डिवाइड कर दिया किसमें, वर्चुअल एड्रेसेस में। इसने अपने से कुछ एड्रेसेस बनाए जो एक्चुअली में उतने रियली एग्जिस्ट नहीं करते एक मेमोरी पे। फिर क्या हुआ, इसने मेन मेमोरी को कुछ फिजिकल एड्रेसेस में तोड़ दिया। इसने मेन मेमोरी को कुछ एड्रेसेस, मेन मेमोरी के अपने एड्रेसेस होंगे ना, कैसे ढूंढेगा, किसी किसी इंसान को कैसे ढूंढा जाता है, उसके एड्रेस से। तो मेमोरी में कोई चीज कहाँ स्टोर्ड है ये कैसे पता चलेगा, उसके एड्रेस से। ठीक है, उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं जो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, फिर और सेकेंडरी मेमोरी थी हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, हार्ड ड्राइव्स वगैरह। ठीक है, अब क्या किया इसने, देखो ध्यान से, जो मैंने तुमको बोला एक प्रोग्राम था उसके कुछ टुकड़े किए,
ठीक है, अब इसने उन टुकड़ों में से आइडेंटिफाई किया मुझे क्या काम का है, ठीक है, जो काम का था उसने कहाँ स्टोर किया, देखो कहाँ स्टोर कर दिया, उठाकर उन टुकड़ों को कहाँ स्टोर किया, मेन मेमोरी में, क्योंकि ये उसको चाहिए, है ना, और जो उसको नहीं चाहिए थे कहाँ डाल दिया, सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। तो क्या हुआ, हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि प्रोग्राम को अलग अलग वर्चुअल एड्रेसेस, हमें वर्चुअल एड्रेस दिख रहे हैं, जो कि हमें लग रहा है कि एक ही मेमोरी पे सारे स्लॉट्स हमारे पास हैं। बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा है, वो आधी को मेन मेमोरी में, आधे को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और तुम्हें दोनों को मिलाकर दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत स्टोरेज है। इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें एक नहीं है पीछे, लेकिन तुम्हें एक की तरह दिखाया जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, तुम्हें नॉट रियल चीज दिखाई जा रही है, तो वो क्या हो गई तुम्हारी वर्चुअल मेमोरी। फटाफट से इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर लो। ऐसे ही ड्रॉ कर लो जल्दी से वर्चुअल मेमोरी हेडर के नीचे, तुम्हें याद रहेगा हमेशा कि प्रोग्राम को तोड़ करके आधे को वहां स्टोर कर रहा है, आधे को यहाँ। ये बनाते बनाते मैं एक सवाल पूछती हूँ, उसका मुझे जवाब दो। Which type of memory allows execution of programs which are larger than main memory? Yes. क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सीपीयू किसको एक्सेस कर रहा है, मेन मेमोरी को। तो फिर अगर कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी से बड़ा है, उसको कैसे ऑपरेट करेगा, वो कैसे प्रोसेस करेगा, उसका आधा हिस्सा कहाँ स्टोर करके, सेकेंडरी मेमोरी में। तो वो ऑप्शन तुम्हें कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी देती है, वर्चुअल मेमोरी। तो तुम्हारा जवाब क्या हुआ, वर्चुअल मेमोरी। समझ आ रहा है किस तरीके का सवाल पूछेगा। फिर which type of memory allows execution of programs which are not completely in main memory? Yes. समझ आया। ये तुमको मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके के सवाल पूछना भी बाकी है एसएसबी को, तो आगे के जो एग्जाम्स हैं उनमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शायद इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। बना लिया। अब लिखो इसके नीचे जो तुमसे सवाल पूछे वही हम लिखेंगे एज अ थ्योरी। इसके नीचे लिखो वर्चुअल मेमोरी हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो इट इज अ टेक्निक, हटा दो इसको, बना दिया, अच्छा बना रहे हो। इट इज अ टेक्निक दैट अलाउज, it is a technique that allows the execution of, that allows the execution of processes, execution of processes that are not, that are not completely in main memory, that are not completely in main memory. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एडवांटेज करके लिखो, एडवांटेज programs can be larger than main memory, programs can be larger than main memory. आज की जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें वर्चुअल मेमोरी बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी बहुत ज्यादा काम आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में भी वर्चुअल मेमोरी बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमारी रैम उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है। कोई भी प्राइमरी मेमोरी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारी सेकेंडरी स्टोरेज बड़ी
हो सकती है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, जो अभी तुम ऑपरेट कर रहे हो उसको मेन मेमोरी में रखकर उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पीछे सेकेंडरी में रखकर तुम्हें क्या दिखाया जाता है, तुम्हारे पास बहुत मेमोरी है। बैकग्राउंड में क्या कर रहा है वो सिस्टम हेडेक लेता है पूरी, तो उसको भी वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। हमारे पास उतना मेमोरी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लाउड इज नथिंग बट तुम्हारी बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स को मिला करके क्या कर दिया जाता है, एक बड़ा सा स्पेस ऑफ स्टोरेज बना दिया जाता है, जिसमें से तुमको या तो प्राइवेट क्लाउड हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ेंगे। जो हम यूज करते हैं वो पब्लिक क्लाउड है, बहुत सारे, क्योंकि हमने प्राइवेट तो नहीं लिया, उसके लिए बहुत चार्ज देना पड़ता है। हम जीमेल में यूज करते हैं गूगल ड्राइव, पता है सबको, उसमें कितना जीबी मिलता है, एक गूगल ड्राइव में कितना जीबी मिलता है तुमको, 15-15 जीबी कुछ ऐसा ही। अब क्या होता है, क्या एक क्लाउड सिर्फ 15 जीबी का होगा, नहीं, क्लाउड में बहुत स्पेस होती है, वो बहुत सारे लोगों को क्या देता है, 15-15 जीबी देता है, ठीक है। वो क्या दे रहा है तुमको, 15 जीबी ऑफ स्पेस इन मेमोरी। पर क्या तुम पूरे 15 जीबी यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, जितना तुमको, क्या तुम हर रोज जाकर गूगल ड्राइव खोलते हो, नहीं। जब तुम जाकर खोलोगे, जिस चीज को एक्सेस करोगे वो उसको प्राइमरी मेमोरी में लोकेट करके तुमको बता देगा। पीछे बैकग्राउंड में सब कुछ हार्ड ड्राइव्स में सेव्ड है, एक डेटा सेंटर में सब कुछ सेव्ड है। तो इसीलिए क्या होता है, तुम्हारा वो सब कुछ क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी की तरह ऑपरेट करता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होती है, तुम्हारी सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और तुम्हें दिखाया जाता है कि सब क्या है तुम्हारे पास ऐसे एक्सेसिबल है, तुम बस क्लिक कर दो सब एक्सेस हो जाएगा। पीछे क्या हो रहा है, वो शिफ्ट कर रहा होता है प्रोग्राम की प्लेसेस को, ठीक है, समझ आया। चलो आगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, फ्लैश मेमोरी। इसमें क्या होता है, फ्लैश मेमोरी तुम्हारी ना, जो तुमने अभी कनेक्ट किया, यूज हो गया और उसके बाद में तुम रिमूव भी कर सकते हो आराम से। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड तुम्हारे प्रिंटर्स में यूज होता है, तुम्हारे कैमरा रोल्स में यूज होता है, जो रिप्लेसेबल होता है तुम आसानी से रिप्लेस कर लेते हो, ठीक है। वैसे टाइप की मेमोरीज होती हैं। तो इसके अंडर लिखो, इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड, इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलाटाइल, it is a kind of semiconductor based non volatile rewritable memory, rewritable memory जिसमें आप बार बार डेटा रीराइट कर सकते हो। rewritable memory used in digital camera, mobile phone, printer etc, प्रिंटर एटसेट्रा, जिसमें तुम डेटा क्या कर सकते हो, अभी कुछ स्टोर किया, अभी क्या कर लो, उसको रिमूव कर दो और नया डेटा स्टोर करो। ऐसे ही होते हैं ना तुम्हारे मेमोरी कार्ड्स वगैरह, जिनमें तुम कभी भी कोई भी डेटा क्या कर सकते हो, डिलीट और फिर से नया इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। ये तुम्हारी स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी थी। अब हम टॉपिक पे जाएंगे, कौन से, सेकेंडरी मेमोरी। कौन से टॉपिक पे जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी। लिख लो टॉपिक, क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब जो तुम और एड ऑन करते हो अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या तुम्हें पता होनी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज्यादा डेटा ये स्टोर कर सकता है और ज्यादा टाइम के लिए भी स्टोर कर सकता है ना। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट सेकेंडरी मेमोरी के अंडर, स्टोर्स मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। नहीं, आगे स्टार्ट करो सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंडर फिर इसके टाइप्स में बहुत लंबा हो जाएगा, उतने में फिट नहीं आएगा। यहां से नई हेडिंग डाल करके स्टार्ट कर दो, सेकेंडरी मेमोरी। स्टोर्स मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा and information, data and information for extended periods of time, for extended periods of time, बहुत वक्त के लिए, सालों साल लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, बहुत टाइम बाद भी एक्सेस करोगे तो भी तुम्हें वहीं पर डेटा अपना मिलता है बहुत बार, ठीक है।
दूसरा पॉइंट लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया कि सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसको कौन एक्सेस करेगा? तुम्हारी मेन मेमोरी। तो लिखो डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी, डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली, data in secondary memory cannot be processed directly by the CPU, cannot be processed directly by the CPU. It must first be copied, it must first be copied into किसमें? प्राइमरी मेमोरी. Which component of primary memory? Yes, तो that is करके लिखो RAM. It must be copied into primary memory, that is RAM. Next point लिखो slower and cheaper form of memory than primary memory. एक तो primary memory से slow है और सस्ता भी है, ठीक है? तो slower and cheaper than primary memory. नेक्स्ट पॉइंट लिखो यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स when they are not being processed, when they are not being processed, which is very important thing to remember. ठीक है? वर्चुअल मेमोरी में भी वो कौन से हिस्से को वहां डाल रहा था जो उसको प्रोसेस नहीं करना था. सेकेंडरी मेमोरी में कभी भी वो प्रोग्राम नहीं रहता जो अभी क्या हो, रेडी टू प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूशन में हो. ठीक है? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है? कैन वी स्टोर अ प्रोग्राम विच इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड या विच इज नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन सेकेंडरी मेमोरी? नो. ठीक है? वो वहां स्टोर नहीं होता. ठीक. नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. क्या होता है नॉन वॉलेटाइल? हाँ, इसके डेटा को कुछ नहीं होता. नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. अच्छा, विच मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी? अगर ऑप्शन में सिर्फ ऐसे लिखा है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, तो तुम जवाब क्या दोगे? मैंने वोलेटाइल पूछा है, रिपीट कर रही हूँ. हाँ, वोलेटाइल पूछा है, क्या जवाब दोगे? कैश मेमोरी. तो वो कौन सी मेमोरी के अंडर आती है? रैम. तो जवाब प्राइमरी हुआ ना. मैं उसके लिए रिपीट कर रही थी क्वेश्चन. उसने मुझे सेकेंडरी जवाब दिया था तो मैंने बोला, मैंने वोलेटाइल बोला है. हाँ, वही. अब पेपर में भी तो कंफ्यूज हो सकते हो, बेशक मैं ना बोल रही हूँ, लेकिन दिमाग थोड़ा तो घूमता है ना. इंसान जब वापस आता है ना एमसीक्यू पे तब गलत करता है. पहला इंस्टिंक्ट उसका एकदम बराबर बैठता है. अच्छा, अब मैंने ऐसे सवाल पूछा है तुमको. अब सपोज मैं सवाल पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी ए एंड सी. फिर यस, यस. ठीक है? इसका मोर प्रिसाइज आंसर रैम है, लेकिन रैम प्राइमरी मेमोरी के अंडर भी आता है, ये नहीं भूलना. ठीक है? फिर अगर सिर्फ रैम, रोम, आगे वर्चुअल मेमोरी ये सब लिखा है तो तुम सिर्फ रैम चुनोगे. समझ आया? इस तरीके से ऑप्शन पे कट डाउन करना, ये देख करके कि सवाल क्या पूछ रहा है. ठीक है? कभी कभी सवाल समझ नहीं आए तो ऑप्शन से सवाल समझना चाहिए. ऑप्शन देखो वो तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचने के लिए बोल रहे हैं, और बहुत इजी होता है एसएसबी के पेपर्स को ऑप्शन से क्रैक करना भी. ठीक है? नेक्स्ट लाइन लिखो डेटा रिमेन्स इन सेकेंडरी स्टोरेज, data remains in secondary storage, data remains in secondary storage as long as it is not overwritten. उसके ऊपर कुछ और ना लिख दिया जाए. It is not overwritten or deleted by the user. It is not overwritten or deleted by the user. Next point, it is a permanent storage. अब सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, which of the following is a permanent storage? Very good. आया समझ? ठीक है, एक और परमानेंट स्टोरेज है तुम्हारी. कौन सी? रोम को भी तुम एक तरीके से परमानेंट स्टोरेज बोल सकते हो.
ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, वो पहले से प्रोग्राम्ड है। उसके टाइप्स फिर इरेजेबल ऑप्शन दे रहे थे, पर जो इनिशियली आई थी उसको आप इरेज नहीं कर सकते थे, लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, इसके टाइप्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के भी क्या है, टाइप्स हैं। तो आज हम इसका पहला टाइप और उस पहले टाइप का भी सिर्फ पहला टाइप ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पहली हेडिंग लिखो मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या लिखोगे, मैग्नेटिक स्टोरेज। देखो मैग्नेटिक स्टोरेज से अब तुम्हें एक चीज तो पता लगनी चाहिए, इतना हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन का। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कुछ ऐसा होता तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करता है। यहाँ क्या यूज कर रहा होगा, नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब पोल्स ऑफ अ मैग्नेट वो यूज कर रहा है फॉर स्टोरिंग डेटा। समझ आया, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है, इसके अंडर पहले एक लाइन लिख लो, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, it is the manipulation of magnetic fields on a medium, it is the manipulation of magnetic fields on a medium in order to record data, in order to record audio, sorry, in order to record audio, video or other data, in order to record audio, video or other data। अब देखो आगे मैं तुमको ना पढ़ाऊं इस बारे में तो भी तुम्हें एक चीज पता लगनी चाहिए, अगर वो मैग्नेटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि वो मटेरियल भी क्या होगा, कुछ तो भी मैग्नेटिक मटेरियल से बना रहेगा। अब मैग्नेटिक जब भी तुम सुनते हो तो तुमको मोस्टली क्या याद आता है, आयरन। तो मटेरियल फेरस होगा, फेरिक होगा, मतलब फेरिक भी आयरन को ही डिनोट करता है। तो काइंड ऑफ अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक स्टोरेज किस मटेरियल से बनी हो सकती है, उसमें तुम क्या ढूंढोगे, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रखता हो। अगर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ ले, ठीक है, तो तुम कौन सा मटेरियल ढूंढोगे जिसमें मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज हो, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब तुम लिखो इसके नीचे, इसके अंडर क्या क्या आता है। सबसे पहले इसके अंडर आएगा हार्ड ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, जिनको हम HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम डिस्केट भी बोलते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक टेप। जो हमारी कैसेट टाइप दिखती थी। ठीक है, तीसरा क्या है, मैग्नेटिक टेप। लिख लो इसको। अब हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, और देखेंगे वो काम कैसे कर रही है। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए दो इमेजेस लाई हूं। पहली इमेज तुमको क्या बता रही है कि वो दिख कैसे रही है। ठीक है, ये इमेज तुमको दिख रही है, इमेज पूरी इमेज दिख रही है, अब दिख रही है पूरी इमेज। ठीक है, ये तुमको क्या दिखा रहा है, हार्ड ड्राइव जो होती है ऑब्वियसली वो पूरी पैक्ड होती है, उसके अंदर का ऊपर का ढक्कन उठा करके तुमको दिखाया है कि दिखती कैसी है। ठीक है, और ये तुमको उसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रॉपर बता रहा है कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बहुत सारी डिस्क होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, कोटेड होती है ऊपर से और नीचे से भी मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है, और ये जो होती हैं इनके बीच में एक स्प्लिंडल है जो इन सबको क्या करता है, अटैच रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि वो किसी भी जगह जाकर किसी भी तरीके से मूव करना शुरू ना करे। स्पिंडल एक तरीके का मोटर होता है। क्या होता है, एक तरीके का मोटर होता है जो उसको घूमने में हेल्प करता है। एक हार्ड ड्राइव की जो डिस्क होती हैं, ये डिस्क, इनको हम प्लैटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैटर्स। ठीक है, ये मैं लिखवाऊंगी, तुम पहले सिर्फ सुनो।
इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैटर्स, ठीक है। और ये लगभग कोई 10,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट लेती हैं। 10,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो सोचो ये किस स्पीड पे घूमती होंगी। तो इनको वो पावर चाहिए, एक क्या चाहिए, पुश चाहिए कि तुम घूम सको। वो कौन देता है, ये स्पिंडल, कौन, स्पिंडल सॉरी, ये स्पिंडल देता है इनको वो पावर। ये एक मोटर है, क्या है, मोटर की तरह। अब क्या है, डिस्क को हम क्या बोलते हैं, प्लैटर्स बोलते हैं। अब ये इधर एक एक्चुएटर है, क्या है, एक्चुएटर है, जो भी एक मोटर की ही तरह काम करता है। ये किन को पकड़ के रखता है, ये किन को मूव करता है, इसके रीड राइट हेड्स को। किसको, रीड राइट हेड्स को। रीड राइट हेड से तुम क्या समझे, जो पढ़ सके, जो लिख सके, ठीक है, जो पढ़ सके, जो लिख भी सके। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक हार्ड ड्राइव या तो लिख सकती है अपने ऊपर, या फिर तुम्हें डेटा रिट्रीव करके दे सकती है। यू कैन नॉट आस्क अ ड्राइव टू राइट एंड रीड साइमल्टेनियसली, वो पॉसिबल नहीं है। तुमको या तो उसको रीड बोलना है, या तो तुमको उसको राइट बोलना है, दोनों में से एक ही काम एट अ टाइम वो करेगा, ठीक है। फिर क्या है, ये इसका काम क्या है, रीड राइट हेड को आपकी डिस्क पे कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है, आगे या पीछे कहां पहुंचना है, वो कौन करता है, तुम्हारा एक्चुएटर। कौन करता है, तुम्हारा एक्चुएटर। सपोज मेरी आर्म है, ठीक है, रीड राइट हेड को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, काम की तरह बोलते हैं। सपोज अब मेरी बाजू है, ठीक, अब मुझे इस बाजू को, ये मैं ऐसे रख रही हूं, मुझे इसको ऐसे करना है। देयर इज अ जॉइंट जिसने इसको होल्ड करा हुआ है, मैं यहां से यहां ले जा पा रही हूँ, यहां से यहां ले जा पा रही हूँ। क्या मैं इसको निकाल करके फिर पूरा पीछे से घुमा कर ला सकती हूँ, नो। मोमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। वैसे ही इसका भी क्या है, 2/4 मोमेंट है। ये डिस्क में अंदर बाहर कहीं भी जा सकता है, फिर वो डिस्क रोटेट करती रहती है। सपोज ये यहाँ पर क्या है, ये आगे गया, ये इस पॉइंट पे इसका वेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाले पॉइंट को यहाँ आने में कुछ वक्त लगेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये यहाँ आएगा। जब ये यहाँ आएगा तब ये इसके ऊपर लिखेगा, तब ये इसके ऊपर से डेटा रीड करेगा। समझ आया, ऐसा नहीं हो रहा है कि यही इसके पीछे भाग रहा है, नो। डिस्क आर मूविंग एंड कमिंग अंडर योर रीड राइट हेड। सिर्फ आगे पीछे डिस्क में जो जगह है, ऑब्वियसली इट इज अ सर्कल, पूरा एक सर्कल है। यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर मेन पॉइंट है, तुम्हारा मिडिल पॉइंट है। ये इधर पे भी डेटा हो सकता है, इधर भी 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 हो सकता है। ये आगे पीछे वाली मूवमेंट तुम्हारा रीड राइट हेड कर सकता है, पर यहाँ 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 नहीं जाता वो। यहाँ कौन आती है, डिस्क आती है रोटेट करके, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड है। आया समझ, पक्का। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ये तो तुम्हारा मदरबोर्ड है, तुमको ऑब्वियसली एक लॉजिक बोर्ड चाहिए जो उसको पूरा काम करने में हेल्प करेगा, समझाएगा कि करना क्या है। कनेक्शंस, ये तुम्हारा कनेक्शंस जो तुम्हारे सिस्टम पे जाकर के लगता है, ठीक है। अब रीड राइट हेड तुम्हें बता दिया, सब बता दिया। अब क्या है, यहां पर आ जाओ। अब देखो ध्यान से, ये तुमको ज्यादा ब्रॉडर वे में क्या दिखा रहा है, इसको खोल कर दिखा रहा है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक रीड राइट हेड है, ये दूसरा रीड राइट हेड है। इसका मतलब एक डिस्क के पास कितने रीड राइट हेड हैं, 2। क्यों 2 क्यों है, हाँ, क्योंकि तुम ऊपर भी डेटा स्टोर कर सकते हो, तुम नीचे भी डेटा स्टोर कर सकते हो। उससे हमें एक और चीज पता लगी, क्या, कि दोनों ही जो कोटिंग्स हैं डिस्क की, वो क्या है, मैग्नेटिक है। क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, मैग्नेटाइजेशन, है ना। क्या हो रहा है, तुम्हारा डेटा आ रहा है, उसको ये 0 और 1 की फॉर्म में कैसे सेव करता है। सपोज एक तुम्हारे पास शीट है, तुम्हारी सरफेस है सपोज, ठीक है, इसके अब अलग अलग बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने सपोज कोई बिट ऑफ डेटा स्टोर करना, तो सारे के सारे जो ग्रेन्स होंगे, मैग्नेटिक ग्रेन्स, वो एक तरफ डायरेक्शन में होंगे। एक तरफ की जो डायरेक्शन है उसकी मैग्नेटाइज्ड होगी, दूसरे में दूसरी तरफ होगी। वो डिस्क क्या करता है, उसको इस तरीके से स्टोर करता है कि जब वो उसको बाद में रीड कर सके, उसका मैग्नेटाइजेशन रीड करे और उसको फिर से कन्वर्ट करके तुम्हारे तक आउटपुट कर दे। जो भी डेटा स्टोर होगा वो जीरोस और वंस की फॉर्म में स्टोर होगा। याद रखना, हमारे तरीके से डेटा स्टोर नहीं होता, जो हम लिख कर देते हैं वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरोस एंड 1। और किसका इस्तेमाल करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करता है टू स्टोर डेटा। आया समझ, पक्का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे तुम्हें एक बात पता लगी, एवरी डिस्क हैज और एवरी प्लेटर हैज हाउ मेनी रीड राइट हेड्स, 2। अब तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेड अप ऑफ 10 डिफरेंट प्लेटर्स, हाउ मेनी रीड राइट हेड्स वुड बी देयर, 20। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर तुमसे पूछा जाता है कि सपोज यू कैन राइट, इफ यू हैव 10 प्लेटर्स, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर फॉर द हार्ड ड्राइव टू स्टोर डेटा या टू रीड और राइट डेटा,
20 डिफरेंट सर्फेसेस हैं उसके पास, क्योंकि वो ऊपर भी लिख रहा है नीचे भी लिख रहा है। आया समझ? पक्का? ये तुम्हें इस फिगर से दिखाने के लिए इसीलिए ये वाली फिगर में लेकर आई, ताकि तुम्हें पता लगे रीड राइट हेड क्या है, ऊपर से नीचे से दोनों से काम कर रहा है। ठीक है, ये स्पिन एक साथ करती हैं, एक ही डायरेक्शन में करती हैं। और क्या होता है, सपोज ये जो है हमारे पास ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक समझते हो, एक पॉइंट बीच का, उसके बाहर सारे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे सारे सर्कल बने होते हैं, सेंटर एक ही होता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इतना इतना पोर्शन, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स। ट्रैक टी मतलब इसने टी को एज डिनोट किया एज अ वेरिएबल की कोई नंबर ऑफ ट्रैक होगा, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, यहां से स्टार्ट करता है उसकी नंबरिंग करना बाहर से। ये वाला सबसे पहला जो होता है वो 0 ट्रैक होता है, ट्रैक 0। उसके नेक्स्ट वाला होगा ट्रैक 1, फिर अंदर हो जाओ 2, 3, 4, जितने भी ट्रैक बनते होंगे तुम्हारे डिस्क पे। ठीक है, फिर उन ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां बताऊं तो ऐसे अगर उसको डिवाइड कर दूं, ये अब बाहर तक जाएगा, तो क्या हो रहा है? ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। आया समझ? ये क्या होते हैं? सेक्टर। एक से ज्यादा सेक्टर्स को मिलाकर बोलोगे तो बोलोगे क्लस्टर। क्या बोलोगे? क्लस्टर। मतलब एक सेक्टर इज सेक्टर, एक से ज्यादा सेक्टर बिकम्स क्लस्टर। बहुत सारे ट्रैक्स मिलाकर बनता है पूरा प्लेटर। समझ में आ रहा है? पूरा प्लेटर बनता है बहुत सारे ट्रैक्स मिलाकर। अलग अलग डिस्क के ट्रैक मिला दो तो बनेगा सिलेंडर। क्या बनेगा? सिलेंडर। इसने दिखाया है, एक ट्रैक इसका, सेम ट्रैक इसका, सेम ट्रैक इसका मिला दो, क्या बनता है? सिलेंडर। क्या बनता है? सिलेंडर। आया समझ? पक्का? ये कुछ नोटेशंस हैं, कुछ नाम हैं जिनकी वजह से आप डिस्क पे क्या करते हो? डेटा रिट्रीव कर पाते हो। मतलब तुम्हें डिस्क को बताना पड़ता है कौन से ट्रैक नंबर पे, कौन से सेक्टर नंबर पे, सेक्टर हेड, सेक्टर की आईडी होती है, वो जब डिस्क को पता लगती है तभी वो जाकर के उसको क्या कर पाता है? लोकेट कर पाता है। पहले वो ट्रैक नंबर पता करता है, ट्रैक नंबर पता लगता है, अपना रीड राइट हेड वहां पहुंचाता है, उसके बाद उसको सेक्टर आईडी से सेक्टर नंबर पता लगता है, तो वहां पर वेट करता है कि कब वो सेक्टर आईडी मेरे अंडर आएगी। जब वो रोटेट होकर के यहाँ पर कोई सेक्टर उसका मिल जाता है जिससे वो सेक्टर आईडी जो वो ढूंढ रहा है वो मैच कर जाए, तो वो क्या करेगा? उसको रोकेगा और वहां पर क्या, वहां पर पर्टिकुलर जो भी तुम्हें डेटा वगैरह लिखना है वहां पर लिखना शुरू कर देगा 0 और 1 की फॉर्म में। आया समझ? इस तरीके से वो क्या करता है? डेटा लिखता है और सेम तरीके से डेटा रीड भी करता है। ऐसे ही ट्रैक से जाता है फिर सेक्टर पे, सेक्टर पे फिर क्या करता है? सेक्टर आईडी जो पर्टिकुलर होती है उसका वेट करता है, वो मैच करती है, वहां से डेटा रीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ आया? पक्का? ये थी इसकी पूरी फंक्शनिंग। फंक्शनिंग तुमसे नहीं पूछी जाएगी, इसमें जो छोटी छोटी बातें बोली ना, प्लैटर, फिर सेक्टर, क्लस्टर क्या है, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है पेपर तुमसे पूछे मेनी सेक्टर्स टुगेदर फॉर्म अ डैश, फिर तुमसे पूछेगा क्या। ठीक है, व्हाट टुगेदर फॉर्म अ सिलेंडर इन अ हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या मिलकर सिलेंडर बनाते हैं? ट्रैक्स। ठीक है, आया समझ? अब तुमसे पूछा जाए कि लास्ट ट्रैक टुवर्ड्स द डिस्क एंड या फर्स्ट ट्रैक टुवर्ड्स द डिस्क एंड विल बी नंबर्ड एज 0। ट्रैक 0 बोला ना, लास्ट से वो उसको नंबर करता है, ट्रैक 0, 1, 2 इस तरीके से। और डिस्क की नंबरिंग कहां से होती है? यहां से। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, नीचे से। आया समझ? पक्का? हाउ मेनी रीड राइट हेड्स डज अ हार्ड ड्राइव हैव? 2 फॉर ईच प्लैटर। Understood? How many surfaces does each platter have to read or write? 2. आया समझ? How many motors does a hard drive have? मोटर की तरह काम करने वाले दो चीजें हैं उसके पास, एक स्पिंडल और एक एक्चुएटर। ठीक है? What movement does a read or write head does in a hard drive? 2 and 4th movement. साइड और लेफ्ट नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? समझ आया? ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस जो मैं ऑन स्पॉट बना सकती हूँ, वैसे ही तुम्हारा एसएसबी भी इस तरीके के सवाल बनाने में केपेबल है, तो वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये वाली पर्टिकुलर फिगर तुम ड्रॉ कर लो, फिर हम इसके अंडर लिखते हैं आगे। इसमें क्लस्टर नहीं लिखा है तो वो मैं क्या कर रही हूँ? मार्क करके बता रही हूँ।
थोड़ा रफली सा बना दो, या फोटो लेनी है फोटो ले लो, हाँ फोटो ले लो फोन से। ग्रुप में डालने भी बोल सकते हैं बाद में, पर तुम ले लो अभी फोटो। अब लिखो हेडिंग हार्ड ड्राइव्स, हेडिंग लिखो हार्ड ड्राइव्स। बताओ मुझे, हार्ड ड्राइव इज अ व्हाट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? रैंडम एक्सेस, कोई भी डेटा कहीं पर भी स्टोर्ड हो तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंशियली ही कोई चीज को एक्सेस करवा सकता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, वो एक रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, लिखो नॉन वोलेटाइल, पहला पॉइंट लिखो नॉन वोलेटाइल and random access digital data storage device, and random access digital data storage device. Next point लिखो, it consists of a spindle, spindle, it consists of a spindle that holds non-magnetic तुम कुछ पूछते ही नहीं हो। मैंने तुम्हें बोला नॉन मैग्नेटिक डिस्क, अभी मैं तुमको बोल रही थी मैग्नेटाइजेशन पे है, क्योंकि उसकी कोटिंग मैग्नेटाइजेशन है, वो मटेरियल उसका मैग्नेटाइज नहीं है, उसकी सिर्फ अपर कोटिंग मैग्नेटाइज्ड होती है। ठीक है, अपर उसकी कोटिंग मैग्नेटिक है, अंदर मटेरियल मैग्नेटिक नहीं होता है। मतलब जब तुम डिस्क यूज करते हो, डिस्क को तोड़ो तो अंदर प्लास्टिक ही होता है, ऊपर की उसकी कोटिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पूरी प्लेटर को तुम मैग्नेटिक प्लेटर नहीं बोल सकते हो, वो नॉन मैग्नेटिक है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, दी प्लेटर्स ऑफ हार्ड ड्राइव आर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बट द कोटिंग ऑफ द प्लेटर्स ऑफ हार्ड ड्राइव आर मैग्नेटिक। ठीक है, लिखो होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट रेगुलर डिस्क, flat regular discs called platters, which hold the recorded data, which hold the recorded data, which hold the recorded data। फिर फुल स्टॉप करके लिखो platters are coated with magnetic material, platters are coated with magnetic material। ये बात याद रखना, मटेरियल वो कंपोज्ड मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं होती है, सिर्फ उसकी कोटिंग मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो ईच प्लैटर रिक्वायर्स 2 रीड और राइट हेड्स, ईच प्लैटर रिक्वायर्स 2 रीड और राइट हेड्स। इसको बॉक्स में लिखना, 2 रीड और राइट हेड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्टली ये ना पूछा जाए बेशक कि रीड और राइट हेड्स कितने हैं, पर ये पूछा जा सकता है कि अगर एक हार्ड ड्राइव में 10 प्लैटर्स है तो कितने रीड राइट हेड होंगे, कितने होंगे? यस, बाकी चीजें एक एक, स्पिंडल एक, एक्चुएटर एक, वो नहीं बदलता क्योंकि सारी सबको एक ही होल्ड करेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो एक चीज तो तुम्हें पता लग गया, रीड राइट हेड 2 है, मतलब तुम ये इंप्लाई कर सकते हो कि वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखता है। इंफॉर्मेशन लिख लो, इंफॉर्मेशन कैन बी रेड और stored on both sides of the platter, information can be read or stored on both sides of the platter। अब जो ट्रैक्स और सिलेंडर्स है उसको थ्योरी की तरह लिखने से अच्छा तुम एक छोटा सा सर्कल बनाओ,
एक छोटा सा सर्कल बनाओ ऐसे, ऐसे बनाओ, और फिर इसको लिखो ट्रैक, फिर इसको कट अक्रॉस करो, ये सेक्टर, एक से ज्यादा सेक्टर मिल जाएं तो क्या बनेगा, क्लस्टर। और एक ही लाइन ऐड कर दो, सेम ट्रैक नंबर ऑन डिफरेंट प्लेटर्स कॉन्स्टिट्यूट अ सिलेंडर। ठीक है, ये चार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें एक हार्ड ड्राइव के बारे में पता होनी चाहिए, ये इस फिगर से ही याद रखोगे। अच्छा, अगर अब तुमको बोल रहा है क्वेश्चन, the tracks on a hard drive are divided into pie shaped sections known as, हाँ, इसको पाई शेप्ड क्यों बोला, पाई कैसा दिखता है, दिख रहा है तुमको ऐसा ही, ठीक है, तो पाई शेप्ड सेक्टर बोलेगा, क्या बोलोगे, पाई शेप्ड सेक्टर, सॉरी पाई शेप्ड बोलेगा तो क्या बोलोगे, सेक्टर। वेरी गुड, इसके साइड में लिख लो। डेटा किसमें लिखा जाता है, इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो सवाल पूछ सकता है, वेयर इज डेटा रिटन ऑन अ हार्ड ड्राइव, प्लेटर, इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, याद रखना। ठीक है, और तुमको मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको लिख लो। क्या लिखोगे, हार्ड ड्राइव्स कैन नॉट रीड एंड राइट एट द सेम टाइम। हार्ड ड्राइव्स कैन नॉट रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली, लिख लो, एक साथ नहीं कर सकता, कैन नॉट रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली। और प्लैटर्स रोटेट एट अप टू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लैटर्स रोटेट एट अप टू, platters rotate at up to 10,000 revolutions per minute, 10,000 revolutions per minute, ब्रैकेट में लिखो RPM, 10,000 RPM, revolutions per minute। आया समझ, पक्का, याद रखना, प्लैटर्स की जो रेवोल्यूशन की स्पीड है वही तुम्हारी हार्ड ड्राइव की स्पीड को डिटरमाइन करता है, क्योंकि प्लैटर कितनी स्पीड में रीड राइट हेड के नीचे आ रहे हैं, जिस जगह पर उसको लिखना है वो कितनी स्पीड में उसके नीचे आ रहा है, उतनी स्पीड में वो क्या कर पाएगा, अपना काम कर पाएगा। ठीक है, आया समझ, पक्का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो एक फॉर्मूला, लिखो T इज इक्वल टू, लिखो T इज इक्वल टू T सीक प्लस T रोटेशन प्लस N इंटू T ट्रांसमिशन। T इज इक्वल टू T सीक प्लस T रोटेशन प्लस N इंटू T ट्रांसमिशन। इस फॉर्मूला को याद रखना, ये तुम्हें क्या बता रहा है, एक्सेस टाइम फॉर अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक्सेस टाइम फॉर अ
हार्ड ड्राइव। एक्सेस टाइम से उसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर डेटा को वो कितनी देर में एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, कितनी देर में उस तक पहुंच पाएगा, ठीक है, वो बताता है। अब सीक टाइम क्या कहलाता है, सीक टाइम क्या है, पर्टिकुलर ट्रैक तक कितना टाइम लेगा तुम्हारा रीड राइट हेड, वो तुम्हारा सीक टाइम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रैक तक, सीक का क्या काम होता है, किसी तक पहुंचना, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो तुम्हारा क्या होगा, सीक टाइम, ठीक है। फिर टाइम ऑफ रोटेशन मतलब डिस्क किस स्पीड पे रोटेट कर रही है वो। टाइम ऑफ ट्रांसमिशन मतलब तुम्हारे पास कितना डेटा है, ठीक है, कितना टाइम उस सारे डेटा को ट्रांसमिट करने में लगेगा, डिस्क से सॉरी तुमने जो डेटा दिया है वो डिस्क पे लिखने में, या फिर डिस्क से जो डेटा लेना है रीड करना है उसके ट्रांसमिशन में टोटल कितना टाइम लगेगा, वो तुम्हारा क्या है, ट्रांसमिशन का टाइम। n इंटू ट्रांसमिशन मतलब नंबर ऑफ डेटा, कितना डेटा तुम्हें लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स जो उसको लिखनी पड़ेंगी, या नंबर ऑफ बिट्स जो उसको रीड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लिखो नीचे, पहले लिखो टाइम, इस पूरे फॉर्मूला के ऊपर या कहीं पे साइड पे, या फिर जो टी है उसको हाईलाइट करके लिखो, टाइम रिक्वायर्ड टू रीड और राइट डेटा ऑन अ डिस्क और एक्सेस टाइम ऑफ अ डिस्क। टाइम रिक्वायर्ड टू रीड और राइट डेटा ऑन अ डिस्क और एक्सेस टाइम ऑफ अ डिस्क, ये क्या है, कैपिटल टी, फॉर्मूला इज इक्वल टू के इस तरफ, ऑन अ डिस्क और एक्सेस टाइम ऑफ अ डिस्क, और एक्सेस टाइम ऑफ अ डिस्क, इसको ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल टी, जो तुम्हारे फॉर्मूला में कहां है, यहां। अब लिखो टी सीक, टी सीक क्या है, हेड मूव्स एंड लोकेट्स टू स्पेसिफाइड ट्रैक, हेड मूव्स एंड लोकेट्स टू स्पेसिफाइड ट्रैक, जो ट्रैक की तुमने उससे मेंशन किया है उसको ढूंढने में उसको कितना वक्त लगेगा। रोटेशन टाइम, waits for the specified sector to rotate under the head, waits for the specified sector to rotate under the head, वेट करता है, फिर वहां पर ट्रैक पे पहुंच के वेट करता है कि जिस सेक्टर में उसको डेटा लिखना है या जहां से उसको रीड करना है वो कब तुम्हारे हेड के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर सकता ना लेफ्ट राइट, वो तो अंडर सेक्टर टू स्पेसिफाइड सेक्टर टू रोटेट अंडर द हेड, टू रोटेट अंडर दी हेड, घूम के हेड के अंडर आ जाए, ठीक है। अब टी ट्रांसमिशन, उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर टाइम, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा, टाइम टेकन फॉर द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी, द टाइम टेकन फॉर द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा, टाइम टेकन फॉर द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन डिस्क एंड मेमोरी। आया समझ, पक्का, पक्का आया समझ, कोई डाउट। वो तो नंबर ऑफ बिट्स, कितना डेटा तुमको लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि 0 और 1 की फॉर्म में लिख रहा है तो कितने जीरोस एंड 1, वो डिपेंड करेगा ना तुमने कितना ज्यादा डेटा मांगा है। अगर तुम बहुत डेटा मांगते हो तो तुमने देखा है तुम्हारा जो सिस्टम होता है वो भी टाइम लेता है उस डेटा को लोड करने में, तुमसे वेट करता है प्लीज वेट फॉर अ मिनट, है ना, उसको उतना ही टाइम लगता है जितना ज्यादा तुम डेटा उससे क्या करोगे, मांगोगे। अगर तुम बिल्कुल थोड़ा सा डेटा मांग रहे हो तो तुमको शायद पता भी नहीं लगेगा तुमने वेट किया है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। आया समझ, पक्का। यहाँ पर तुम्हारी हार्ड ड्राइव क्या होती है, खत्म होती है। तो तुम्हारी हार्ड ड्राइव में बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आज तक एसएसबी ने प्रॉपरली पूछे नहीं हैं, अभी उसको ये टॉपिक एक्सप्लोर करना बाकी है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को तुम अच्छे से पढ़ोगे, जो चीजें अभी नहीं पूछी होती हैं वो ज्यादा चांसेस रहते हैं उसके कि नेक्स्ट एग्जाम्स में वही पूछा जाए, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट की जो 2 टाइप्स हैं इसके, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, और फिर हम उसको भी फिनिश कर देंगे। यहां तक सब समझ आया, पक्का। टेस्ट, हाँ टेस्ट नेक्स्ट वीक है, इस वीक में इंग्लिश मैं कोशिश करूंगी इतना ज्यादा ना हो, पर मेमोरी को हम कवर कर लेंगे, मेमोरी भी एक तरीके से हार्डवेयर ही है, तो मेमोरी तक हम कर लेंगे, उसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना सॉफ्टवेयर वगैरह वो हम उसमें नहीं डालेंगे, मेमोरी तक का टॉपिक डाल देंगे, ठीक है।